हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर सीरीज चल रही है, तो हमारे पार्ट फिफ्थ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर, द गवर्नर, हाई कोर्ट, इन सब के बारे में जानेंगे। जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, आइए सारे डिस्कस करते हैं जी। फ्रॉम द सेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, लेक्चर 6। देखते हैं जी, पार्ट 6 क्या है, द स्टेट्स। इसके आर्टिकल है 152 टू 237। सो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, इसके आर्टिकल है 153। ठीक है जी। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, तो गवर्नर फॉल्स अंडर द आर्टिकल 153। जो गवर्नर है वो आर्टिकल 153 के अंडर आते हैं। ठीक है जी। और ये एक लिस्ट दी हुई है जो गवर्नर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है जी। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। आर्टिकल 159 oath and affirmation by the governor। आर्टिकल 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स। जैसे राष्ट्रपति सजा माफ कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नर भी सजा माफ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। गवर्नर दोनों सदनों को स्पेशली एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 123, ऐसे अंडर आर्टिकल 213 गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जिसकी लाइफ 6 मंथ रहती है। राइट। चलो अब देखते हैं जी। The governor of the state is appointed by the president and hold office till the pleasure of the president। ठीक है जी। जो स्टेट के गवर्नर इन्हें अपॉइंट कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, और ये राष्ट्रपति की मर्जी तक काम करते हैं। ठीक है जी। He is the first citizen of the state। गवर्नर क्या है जी? फर्स्ट सिटीजन है स्टेट के। He is the first citizen of the state। Then और गवर्नर को सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है स्टेट में, एंड ही एंजॉयज हाईएस्ट सैलरी एंड स्टेटस इन द स्टेट। जो गवर्नर की सैलरी है दैट इज 3,50,000। हाईएस्ट सैलरी एंड स्टेटस इन द स्टेट किसका जी? गवर्नर का। गवर्नर को सैलरी मिलती है 3.5 लाख रुपए महीना। अब देखते हैं जी, क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नर आर। गवर्नर बनने के लिए पर्सन कैसे क्वालिफाई होता है जी? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। गवर्नर बनने के लिए कोई भी पर्सन भारत का नागरिक होना चाहिए जी। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी ओवर 35 इयर्स ऑफ एज। 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए जी। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सरकार में कहीं भी कोई लाभ, ठीक है, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और स्टेट। ना तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए और ना ही यूनियन लेजिस्लेचर का। मतलब अगर कोई पर्सन गवर्नर बन रहा है, अगर किसी ने गवर्नर बनना है, तो ना तो वो लोकसभा और राज्यसभा, जो यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, और ना ही वो किसी स्टेट में विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होना चाहिए। अगर वो है तो उसे अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है जी। मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन और स्टेट। ठीक है जी। अगर इन चीजों को फुलफिल करता है, इन पैरामीटर्स को फुलफिल करता है कोई पर्सन, तो वो एलिजिबल है जी गवर्नर बनने के लिए। डन। द यूजुअल टेन्योर ऑफ गवर्नर इज 5 इयर्स। जो गवर्नर का जनरल टेन्योर है वो 5 साल है, बट ही वर्क्स टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन ये राष्ट्रपति की मर्जी तक काम करते हैं। जनरल टेन्योर 5 साल का है। 5 साल से पहले हटाया भी जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ही रिजाइंस टू द प्रेसिडेंट ओनली। ये रिजाइन किसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को जी। He resigns to the president only। Next, his salary charged on consolidated fund of the state। इनकी सैलरी कहां से चार्ज होती है जी? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। Then salary charged on consolidated fund of the state। आप देखते हैं जी गवर्नर की पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है गवर्नर के। पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये क्या स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड है। हर चीज में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर साइन किसके होते हैं जी? मतलब स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी चीज पे साइन किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। सो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। द गवर्नर हैज पावर टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन,
स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन एटसेट्रा, इन सभी को कौन अपॉइंट करता है जी? गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट, ही कैन नॉमिनेट 1/6 मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसमें जितने टोटल मेंबर्स होंगे, जो भी उसकी टोटल स्ट्रेंथ होगी, उसके 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, और वो नॉमिनेशन कौन करेगा जी? गवर्नर। ठीक है, ये कौन करेगा? गवर्नर। कौन से मेंबर होंगे? ये वो पर्सन होंगे जिन्हें आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, पब्लिक सर्विस, सोशल सर्विस, इन चीजों में स्पेशलाइज नॉलेज, एक्सपीरियंस होगा, जिनका एक लंबा करियर रहा होगा इन चीजों में। ठीक है जी, सो 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट, नो बिल इन द स्टेट असेंबली कैन बिकम अ लॉ टिल द साइन ऑफ द गवर्नर। विधानसभा में कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जी जब तक उसके ऊपर गवर्नर के साइन ना हो। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी बिल तब तक लॉ नहीं बन सकता जब तक गवर्नर के साइन ना हो। ठीक है, ऑल द मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली आफ्टर द प्रायर असेंट ऑफ द गवर्नर। बिल्कुल सेम जी, जैसे प्रेसिडेंट के केस में चल रहा था, वैसे ही गवर्नर के केस में चल रहे हैं सारे पॉइंट्स। जितने भी मनी बिल है, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इंट्रोडक्शन से पहले गवर्नर की परमिशन लेना, गवर्नर की असेंट लेना जरूरी है। उसके बाद ही मनी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किधर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, विधान परिषद में मनी बिल्स इंट्रोड्यूस नहीं होते, और ना ही विधान परिषद के पास मनी बिल को लेके कोई पावर है। ठीक है जी, नेक्स्ट, ही कैन कॉल और समन द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द स्टेट्स। ठीक है जी, विधानसभा और विधान परिषद जो दोनों हाउसेज है स्टेट्स के, दोनों सदन है, उनकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की पावर किसके पास है जी? गवर्नर के पास है। और इस सिटिंग को एड्रेस कौन करता है, प्रिजाइड कौन करता है जी? स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, सॉरी, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ज्वाइंट सिटिंग को कॉल कौन करेगा? गवर्नर, लेकिन प्रिजाइड कौन करेगा? स्पीकर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, he can dissolve the state assembly before completion of its term but on the recommendation of chief minister। स्टेट असेंबली की टर्म होती है जी 5 साल, 5 साल टेन्योर है। ये 5 साल से पहले भी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किसके कहने पे? सीएम की। किसके रिकमेंडेशन पे? चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे। ठीक है जी, नेक्स्ट, द गवर्नर कैन पार्डन द सेंटेंस इवन डेथ पेनल्टी। गवर्नर फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं, या बाकी किसी सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, इवन डेथ पेनल्टी भी माफ कर सकते हैं। बस एक ही सजा गवर्नर माफ नहीं कर सकते, दैट इज कोर्ट मार्शल। ठीक है, जो कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई अगर पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, कोर्ट मार्शल की अगर कोई सजा है, तो उसे माफ करने की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है, गवर्नर के पास कोर्ट मार्शल की सजा माफ करने की पावर नहीं है जी। उसके अलावा बाकी सारी सजा कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं कौन? गवर्नर। इवन डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, he can recommend the president for state emergency in case of grave law and order situation। अगर किसी स्टेट के हालात बहुत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा, वहां पे दंगे हो रहे हैं, सिविल वॉर लग गई, जो स्टेट की सरकार है, जो पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर देते हैं कि वो स्टेट में इमरजेंसी लगा दे, ताकि स्टेट के जो हालात है उसे काबू किया जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। ठीक है जी, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे ही हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं, और ये अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डन। नेक्स्ट, अ पर्सन कैन बिकम द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। कोई भी पर्सन 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है जी। ठीक है, तो ये सारी पावर्स किसकी है? गवर्नर की। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट इज एडवोकेट जनरल। आर्टिकल है 165। जैसे हमने अटॉर्नी जनरल लिखा था अंडर आर्टिकल 76, वैसे ही एडवोकेट जनरल अंडर आर्टिकल 165। अटॉर्नी जनरल कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, एडवोकेट जनरल स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ही इज द हाईएस्ट और फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल। ठीक है जी, ही इज द काउंसिल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के वकील है जी। स्टेट गवर्नमेंट को जो भी लीगल मैटर्स पे एडवाइस है वो कौन देता है? एडवोकेट जनरल। स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के केसेस की पैरवी कौन करता है? एडवोकेट जनरल। ठीक है जी,
ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड वर्क्स टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। कौन अपॉइंट करता है जी? गवर्नर। और ये गवर्नर की मर्जी तक ही काम करते हैं, उनके प्लेजर तक काम करते हैं। डन। His usual tenure is 3 years। इनका जो जनरल टेन्योर है वो 3 साल का है। अभी तक देखो बिल्कुल सेम टू सेम अटॉर्नी जनरल की तरह चल रहा है, बस गवर्नर की जगह वहां पे क्या है? प्रेसिडेंट। डन। सो इट्स यूजुअल टेन्योर इज 3 years एंड ही शुड बी क्वालिफाइड सेम एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। और इनकी क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, तभी कोई पर्सन एडवोकेट जनरल बन सकता है। ही शुड बी क्वालिफाइड सेम एज द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, हिज सैलरी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सैलरी कहां से चार्ज होती है जी? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से। He is not the member of state legislature, but he has right to make speech in both houses of the state। ये स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है, ना तो विधानसभा के मेंबर है, ना ही विधान परिषद के मेंबर है, लेकिन स्टिल इनके पास राइट है कि ये दोनों सदनों में अपनी स्पीच दे सकते हैं। दोनों सदनों में इनके पास बोलने का अधिकार है, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। ठीक है जी। नेक्स्ट, he has right to audience in any court in the territory of state। स्टेट टेरिटरी की किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता। नेक्स्ट, ही रिजाइन्स टू द गवर्नर ओनली। ठीक है जी, ये रिजाइन कैसे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। सो दीज आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एडवोकेट जनरल। इट फॉल्स अंडर आर्टिकल 165। अगला चलते हैं जी। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर फॉल्स अंडर आर्टिकल 168। स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है 168। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेट लेजिस्लेचर इज कंसिस्टेड ऑफ। स्टेट लेजिस्लेचर किसे किसे मिला के बनता है जी? सो द गवर्नर, द लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे बोलते हैं विधान परिषद। इनको मिला के क्या बनता है जी? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अब कुछ स्टेट में क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। सम स्टेट्स हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहां पे 2 सदन है, हैविंग 2 हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, देखो विधानसभा का तो होना मैंडेटरी है, हर स्टेट में विधानसभा होएगी ही होएगी, क्योंकि विधानसभा में से ही सरकार चुनी जाती है, विधानसभा में ही सरकार बैठती है, तो विधानसभा का तो होना मैंडेटरी है। ठीक है जी। विधान परिषद का होना मैंडेटरी नहीं है। तो कुछ स्टेट्स में क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, दोनों सदन है, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा भी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद भी। स्टेट्स हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर आर, जिन स्टेट्स में दोनों सदन है, कौन कौन सी? ऐसी 6 स्टेट्स हैं जी, 6 स्टेट्स हैं जिनमें क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। कौन कौन सी? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट्स हैं जी इंडिया की, जहां पे क्या है? बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहां पे दोनों सदन है। डन। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब स्टडी करते हैं जी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो असेंबली का आर्टिकल है 170, काउंसिल का आर्टिकल है 171। जो असेंबली है, दिस इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट। ये क्या? लोअर हाउस है, एंड दिस इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट। और काउंसिल क्या है जी? अपर हाउस है। जैसे सेंटर में राज्यसभा अपर हाउस है, ऐसी स्टेट में काउंसिल अपर हाउस है। डिसॉल्व आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद भंग हो जाती है। कैन नॉट बी डिसॉल्व, इसे भंग नहीं किया जा सकता जी। ठीक है। कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम। सीएम के कहने पे गवर्नर 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। काउंसिल के केस में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, नो सच प्रोविजन इज देयर। ठीक है जी। मिनिमम स्ट्रेंथ, काउंसिल का मेंबर, काउंसिल की असेंबली की मिनिमम स्ट्रेंथ है जी 60। कम से कम 60 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500 और मैक्सिमम 500, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। और काउंसिल के केस में मिनिमम स्ट्रेंथ है 40। ठीक है जी। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ मस्ट नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे उत्तर प्रदेश में, मतलब जहां पे दोनों सदन है, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में जैसे फॉर एग्जांपल 403 एमएलएज है। ठीक है, एमएलएज की सीट्स है, तो उसका 1/3 मैक्सिमम 1/3 मेंबर्स ही रखे जा सकते हैं। कहां पे? काउंसिल में। ठीक है जी। तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कहां से? लेजिस्लेटिव असेंबली से।
ठीक है जी। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर एग्जांपल 150 मेंबर्स हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 50, क्योंकि 150 का 1/3 कितना होता है 50। ठीक है जी, 50 मेंबर्स। डन। चलो नेक्स्ट, मिनिमम एज। असेंबली का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 ईयर्स और काउंसिल का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक है जी, इधर मिनिमम एज 30 ईयर्स, इधर मिनिमम एज क्या है 25 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, द असेंबली ऑफ गोवा मिजोरम, द असेंबली ऑफ गोवा एंड मिजोरम है 40 मेंबर्स ईच। गोवा और मिजोरम में पॉपुलेशन कम होने के कारण इन दोनों के पास एक्सेप्शन है जी कि यहाँ पे 40 मेंबर्स है, 40 मेंबर्स ईच। एंड सिक्किम है 32 मेंबर्स, सिक्किम की पॉपुलेशन और भी ज्यादा कम होने के कारण यहाँ पे कितने मेंबर हैं जी 32 मेंबर। ठीक है, वैसे 60 होने चाहिए लेकिन इन तीनों के पास एक्सेप्शन है। टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी इंक्रीज्ड फॉर द मैक्सिमम 3 इयर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका टेन्योर मैक्सिमम 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर स्टेट में इमरजेंसी लगी हो, बट 6-6 महीने के इंटरवल्स में, ये नहीं कि सीधा 3 साल बढ़ा दिया, 6-6 महीने के इंटरवल में बढ़ाया जा सकता है, 3 साल के लिए ये मैक्सिमम है। ठीक है जी। और काउंसिल में एक चीज यहाँ पे, इसके 1/6 मेंबर्स के हैं जी नॉमिनेटेड है बाय गवर्नर। ठीक है जी। चलो, जो हमारी सरकार होती है, हम 5 साल के बाद इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से इलेक्शन में? एमएलए। सो दिस इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए कहां पे बैठते हैं जी? लेजिस्लेटिव असेंबली में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारी सरकार चुनी जाती है हर 5 साल बाद, वो क्या होते हैं? सारे एमएलए होते हैं और एमएलए को मिला के क्या बनती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली का होना तो हर स्टेट में मैंडेटरी है। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं जी। नहीं सॉरी 28 स्टेट्स हैं, 29 तो अभी नहीं है, जम्मू कश्मीर इज नो मोर स्टेट नाउ। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स की असेंबलीज हैं और 2 यूटीज, दिल्ली एंड पुडुचेरी। 2 यूटीज में हमारे क्या असेंबलीज हैं जी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो जी, आर्टिकल 178 इट डील्स विद द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 178 क्या है? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। The Speaker of the State Assembly is having same power and function as of the Speaker of Lok Sabha। जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा हमने लिखा जी, ठीक है, पार्ट 5 में हमने स्पीकर ऑफ लोकसभा किया, बिल्कुल सेम टू सेम पावर है जी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है जी। नेक्स्ट, आर्टिकल 182 चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, बिल्कुल भी सेम पावर है एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जैसे हम सेंटर में राज्यसभा लिखते हैं वैसी स्टेट में काउंसिल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, आर्टिकल 186 सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी, इन सभी की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की, सभी की सैलरीज का जो वेरवा है वो दिया गया अंडर आर्टिकल 186। ठीक है जी। आर्टिकल 109 में डेफिनेशन दी गई है मनी बिल्स की। ठीक है जी, मनी बिल को डिफाइन किया गया। आर्टिकल 202 इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट, बजट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आर्टिकल 202। द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज हैविंग सेम पावर एंड फंक्शन एज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी। ये रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक है हाई कोर्ट। अगला हम टॉपिक लिख रहे हैं जी हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 टू 231। देखो जी, जो पहली हाई कोर्ट बनी इंडिया में वो 1865 में जॉन लॉरेंस ने बनाई। ठीक है जी, पहली हाई कोर्ट कहां पे? कलकत्ता। उसके बाद बनी बॉम्बे एंड मद्रास। पहली सेम ईयर में बनी, पहली कहां में बनी थी? कलकत्ता में। जॉन लॉरेंस ने बनाई 1865 में। ठीक है। हाई कोर्ट इज द हेड ऑफ द जुडिशरी ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट क्या है जी? स्टेट जुडिशरी की हेड है। सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो स्टेट की किसके अंडर आती है? हाई कोर्ट के अंडर।
एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड दे टेक ऑथ इन द प्रेजेंस ऑफ गवर्नर। लेकिन इनकी ऑथ, इनको शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर। टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट अ पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एक पर्सन भारत का नागरिक होना चाहिए, मैंडेटरी है जी। ही मस्ट हैव 10 years एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। या तो ये 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्हें, ठीक है जी। और या फिर 10 years एक्सपीरियंस इन एनी जुडिशियल ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में हो, ठीक है, या किसी भी तरह के जुडिशियल ऑफिस में 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पर्सन एलिजिबल है जी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है जी। रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। 52nd अमेंडमेंट से, सॉरी 15th अमेंडमेंट से ये जो 60 ईयर्स रिटायरमेंट एज वो कर दी थी 62 ईयर्स, ठीक है। 15th अमेंडमेंट के साथ ये हुआ। रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। दे रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ओनली। हाई कोर्ट के जजेस राष्ट्रपति को ही रिजाइन करते हैं। रिमूवल प्रोसीजर इज सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल प्रोसीजर देखा जी, बिल्कुल सेम टू सेम रिमूवल प्रोसीजर है किसका? हाई कोर्ट के जज का। सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सैलरी कहां से चार्ज होती है? स्टेट के फंड से। और पेंशन कहां से चार्ज होती है? सेंटर के फंड से। सैलरी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड पेंशन चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। पेंशन इंडिया के फंड से चार्ज होती है और सैलरी चार्ज होती है स्टेट के फंड से, ठीक है जी। अभी हम आर्टिकल देखते हैं जी। आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे अंडर आर्टिकल 127 सुप्रीम कोर्ट हम क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वैसे अंडर आर्टिकल 127 हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सॉरी, अंडर आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और ये 215 के तहत क्या है जी? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। हाई कोर्ट के जो केसेस का रिकॉर्ड रखा जा सकता है और फ्यूचर के केसेस के लिए इसे यूज किया जा सकता है। आर्टिकल 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, बाकी जो प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रेंथ है स्टेट टू स्टेट जजेस की वो होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल 226, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आर्टिकल 226, इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट दैट इट मे और मे नॉट इशू द रिट्स। हमने आर्टिकल 32 में रिट्स लिखी थी जी, ठीक है, वो तो थी फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के केस में, अदरवाइज भी कुछ रिट्स और होती हैं, ठीक है। सो जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि उसे फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इशू करनी ही पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के केस में मैंडेटरी नहीं है जी। अंडर आर्टिकल 226 इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट की मर्जी है कि वो रिट इशू करे या ना करे, ठीक है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, टोटल हाई कोर्ट्स कितने इंडिया में? 25। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, ठीक है जी। आर्टिकल 231 क्या कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट बनाई जा सकती है, कॉमन हाई कोर्ट सेटअप की जा सकती है 2 और मोर स्टेट्स। हाई कोर्ट विद लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट है। इट इज अ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 2 से ज्यादा कोर्ट्स की, एक से ज्यादा बल्कि, ठीक है, 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट है। कौन सी? गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है जी। ये 4 स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट है, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इट इज हैविंग लार्जेस्ट ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, हाई कोर्ट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस। सबसे ज्यादा जजेस कौन सी हाई कोर्ट में? तो उसका करेक्ट आंसर है जी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट। प्रयागराज हाई कोर्ट में 160 जजेस एंड दिस हाई कोर्ट इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस, प्रयागराज हाई कोर्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, जुडिशरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार फॉल्स अंडर कोलकाता हाई कोर्ट। जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है
उनकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है या जुडिशरी है वो कौन सी हाई कोर्ट के अंडर आती है जी, वो आती है कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर। एंड जुडिशरी ऑफ लक्षद्वीप फॉल्स अंडर हाई कोर्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप की जो जुडिशरी है इट फॉल्स अंडर द केरला हाई कोर्ट, ठीक है जी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हाई कोर्ट जी। सो ये था हमारा पार्ट 6, छोटा है पार्ट 5 से, ठीक है। और काफी चीजें मिलती जुलती हैं पार्ट 5 की तरह, जैसे पावर एंड फंक्शन है स्पीकर के या आपके एडवोकेट जनरल के या चेयरमैन के या गवर्नर के, ठीक है जी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 6, ठीक है जी। और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं सारे अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, चाहे वो करंट अफेयर्स की हैं, चाहे वो जनरल जीके की हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की हैं, ठीक है, सारी आपके यहाँ डिस्कस होती रहेंगी, ठीक है। और जो चैनल है और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिगर्स के साथ। सो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, ठीक है जी। और इसको आप अच्छे से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए।